हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि 2021 की है, उसकी गवर्नमेंट स्कीम की मैगजीन को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब इस पार्ट के अंदर हम दो मिनिस्ट्रीज को कवर करेंगे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को और दूसरी एक और है, छोटी सी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसलिए मैंने सोचा दो कर देती हूँ। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो स्कीम न्यूज में रही हैं उनके बारे में जानते हैं। कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि पहला है नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। क्या है समझते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट की तो शुरुआत 2018 में ही हो गई थी। कब हो गई थी? 2018 में ही हो गई थी। और ये किस लिए हुई थी? ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव आईटी बैकबोन बनाए पूरे ही सेक्टर के लिए। आईटी सेक्टर के लिए एक प्रॉपर बैकबोन हो और पूरा जो ये आयुष सेक्टर है ना, ये पूरा डिजिटल हो जाए। मतलब डिजिटलाइजेशन अगर हम पूरे आयुष सेक्टर का कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हेल्थ केयर की फील्ड में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बड़ा बदलाव आएगा, जिससे क्या होगा, हर एक लेवल पे प्रॉपर हेल्थ केयर डिलीवरी हो सकेगी। चाहे वो रिसर्च की फील्ड हो, चाहे एडुकेशन की बात हो, चाहे अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स की बात हो, या ड्रग को रेगुलेट करने की बात हो, हर तरफ चीज़ें प्रॉपर हो सकेंगी। क्योंकि डिजिटल चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सही होती हैं, आप जैसा जानते हो डिजिटल चीज़ें बहुत सही होती हैं। और आयुष आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप और योगा लोकेटर मोबाइल ऐप, इसको भी लॉन्च करा गया इस प्रोजेक्ट के अंदर ही। साथ में जो आईटी कोर्स होते हैं ना आयुष प्रोफेशनल्स के लिए, उस तरह के कुछ कस्टमाइज्ड आईटी कोर्स आयुष प्रोफेशनल्स के लिए उसे भी डेवलप करे गए। इसमें कोलैबोरेशन रखा गया CDAC का। कुछ यहाँ पे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स भी थे ताकि आयुष की एजुकेशन को सपोर्ट करे जाए। ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च करा गया और सेम नाम इनका था, आयुष नेक्स्ट। क्या नाम था? आयुष नेक्स्ट के नाम से ये भी लॉन्च करे गए। बहुत अच्छा, ये भी सपोर्टिव थे आयुष को और इसको डेवलप करा गया और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ऑनलाइन भी आ जाएंगे। अभी की बात बताऊं तो आयुष ग्रिड जो है वो भी इंटीग्रेट करी जा रही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ में, NDHM के साथ में आयुष ग्रिड को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये तो कुछ बात हमने करी नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट की। दूसरी छोटी सी बात ये भी कर लेते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, TKDL के बारे में। अब ये क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है इसको शुरुआत तो 2001 में ही हो गई थी और कंप्लीट हुआ 20 इयर्स में, 20 सालों में। इसमें कोलैबोरेशन जो रहा था, मतलब साथ में जो मिलके काम कर रहे थे, वो एक CSIR थी, हमारी बॉडी CSIR, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तो अब नाम हो गया है ना, पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी था, तो ये अब आयुष हो गया, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कह रहे हैं। तो इन दोनों ने मिलके आयुष के लिए काम करा है। अभी जो TKDL है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, देखिए नाम से ही लग रहा है, इसमें क्या है कि इसके अंदर डेटा होगा अच्छा खासा, और डेटा यहाँ पे करीब 3.9 लाख से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस या प्रैक्टिसेस जो हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारी जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसका पूरा डेटा होगा। आयुष, आयुष का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी एंड सोवरिकपा। ठीक है, तो ये सारा डेटा होगा और साथ में योगा, ठीक है, योगा इन डिजिटल फॉर्मेट, ये सारा डेटा जो है डिजिटल फॉर्मेट में होगा। और इसके अंदर 5 लैंग्वेजेस होंगी, ऐसा नहीं एक ही लैंग्वेज होगी। एक होगी इंग्लिश, एक होगी जर्मन, एक होगी फ्रेंच, एक होगी जापानीज और एक होगी स्पेनिश। बहुत बढ़िया बात। और ये अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ पेटेंट एग्जामिनर्स को थ्रू TKDL एक्सेस। यहाँ समझो, मतलब ये डिस्क्लोजर नहीं है सबको, ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे क्या होगा कि TKDL एक्सेस दिया जाएगा, और जो पेटेंट एग्जामिनर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही डेटा अवेलेबल हो पाएगा, है ना। ऐसे तो फिर सबको गा देंगे ढोल मजीरा लेके। अब इससे मालूम है फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भाई ऐसे जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके किसी और ने कोई मेडिसिन वगैरह बनाई और अपना पेटेंट उस पर ले लिया, तो इस चीज को यहाँ पे इस पे रोक लगाई जा सकेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ, हमने अपनी जितनी भी चीजें हैं डाल रखी है ना इसके अंदर। तो अगर कोई इन चीजों का यूज करके अपना कुछ पेटेंट लेने लगता है
और यूज़ हमारी चीज़ें, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को कर रहा है, तो ये यहाँ पे इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में इस चीज़ से बचा जा सकेगा। अभी तक मैं बताऊँ तो 239 पेटेंट एप्लीकेशन जो हैं वो या तो अलग रख दी गई हैं या विथड्रॉन हुई है या अमेंड करी गई हैं बेस्ड ऑन द प्रायर आर्ट एविडेंसेस प्रेजेंट इन द TKDL डेटाबेस। तो ये कुछ यहाँ पे हमने बात करी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो छोटी मोटी बातें हैं उसके बारे में। अब एक और मिनिस्ट्री के अंदर जो भी आती हैं स्कीम्स उनको हम डिस्कस करेंगे, वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो कुछ न्यूली लॉन्च स्कीम जो इसमें है, तो देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है आपकी जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स। क्या नाम है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, स्कीम का समझ लीजिए कि भाई पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाई जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी? इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के, प्रोडक्शन को बढ़ा के इस सेक्टर में, और साथ में हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में टू हाई वैल्यू गुड्स इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हम भैया इन्वेस्टमेंट करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उसके बाद अच्छा प्रोडक्शन करें, हाई वैल्यू जो गुड्स हैं उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें फार्मास्यूटिकल गुड्स सेक्टर में। तो ये इसका उद्देश्य है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ग्लोबल चैंपियंस क्रिएट करें आउट ऑफ इंडिया। भैया अपने देश से ग्लोबल चैंपियंस को भी तो बनाना है जिनके पास इतना पोटेंशियल हो कि साइज में बढ़ सके, स्केल में बढ़ सके, यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड देयर बाय पेनिट्रेट द ग्लोबल वैल्यू चेन। भाई देखिए हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा है ना, पूरे विश्व का सबसे बड़ा है। तो भाई हमारा भी तो हक बनता है कि इस ग्लोबल वैल्यू चेन में हम अंदर तक एकदम पेनिट्रेट करें, घुसे अपनी चीज़ों से, और हमारे यहाँ की भी कंपनीज इतनी टॉप कंपनीज हो जाएं। समझे? तो ये कुछ इसका उद्देश्य है। कुछ फीचर्स की बात करना चाहूँगी, तो अप्रूव्ड आउटले स्कीम का ये कुछ आपका 15,000 करोड़ रुपए का है, अच्छा खासा हो गया पैसा। और एप्लीकेंट क्या है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए कोई भी प्रोप्राइटरी फर्म या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पे शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट, ये कंगाल ना घोषित किया गया हो, दिवालिया ना हो, मतलब बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई फ्रॉड ना हो, किसी बैंक ने इसको फ्रॉड कंपनी ना करार किया हो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा ना हो, मतलब या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, मतलब समझो यहाँ पे फिर से समझ दो, एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पे कोई बैंक के द्वारा बैंकरप्ट ना घोषित किया गया हो, मतलब दिवालिया ना हो। उसके बाद विलफुल डिफॉल्टर ना, अपनी मर्जी से ये ऐसा ना हो कि इसने पैसे देने से इनकार करा हो, कहीं किसी भी चीज़ में डिफॉल्ट करा हो लोन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या फिर फ्रॉड भी किसी बैंक ने इसको ना करार किया हो, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी भी NBFC ने इसको फ्रॉड के तौर पे भी ना करार किया गया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो मैक्सिमम है उसमें 55 एप्लीकेंट्स सेलेक्ट करे जाएंगे स्कीम के अंदर, और एप्लीकेंट्स को ये बात है कि इनको मिनिमम जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है ना, पर ईयर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जैसा कि स्कीम बताएगी उस हिसाब से कम इतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो एप्लीकेशंस ली जाएंगी, इनवाइट करी जाएंगी, वो बेस्ड होंगी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू जो होगा ना 2019-20 का, उसके बेसिस पे। लेकिन ये एप्लीकेशंस 3 ग्रुप्स में भी डिवाइड करी जाएंगी। अब आप बोलोगे अच्छा तो वो क्या ग्रुप्स होंगे? देखिए पहला ग्रुप तो ये होगा कि जिनका यहाँ पे रेवेन्यू 500 करोड़ से कम है। ठीक, दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जिसमें रेवेन्यू 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच में होगा। क्लियर? और तीसरा ग्रुप वो होगा जिसमें 5000 करोड़ के बराबर या उसके ऊपर का रेवेन्यू हो। क्लियर है? तो उस हिसाब से एप्लीकेंट्स यहाँ पे देखे जाएंगे। अब बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर किसे माना जाएगा? बेस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का है उसे माना जाएगा। उसके बाद टेन्योर की बात करें कि कितने वक्त तक ये चलेगी, तो टेन्योर जो स्कीम का है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेके 2028-29 तक चलेगा। क्लियर है? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है?
इम्प्लीमेंट किया जा रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा। क्लियर? और जो भी एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में कैरेक्टराइज करा गया है। अब समझिए, पहले कैटेगरी हम बाद में समझेंगे, फिलहाल ये समझिए कि प्रोडक्ट्स जो स्कीम के अंदर कवर करे गए हैं वो कौन कौन से हैं। ये फॉर्मुलेशन हो गया, बायो फार्मास्यूटिकल्स हो गए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, की स्टार्टिंग मटेरियल हो गए, ड्रग इंटरमीडिएटरीज हो गए, या इन वेट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस हो गए, वगैरह वगैरह, सारा कुछ ये मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, तो उसमें कैटेगरी 1 जो है और कैटेगरी 2 जो है, उसके जो प्रोडक्ट हो उसमें जो प्रोडक्ट होंगे, मतलब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो प्रोडक्ट्स होंगे वो 10% इंसेंटिव को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब 10% इंसेंटिव ले लेंगे। उसके बाद जो कैटेगरी 3 के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे 5% इंसेंटिव को अट्रैक्ट करेंगे ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स, है ना, बढ़ी हुई सेल्स पे। और इंक्रीमेंटल सेल जो प्रोडक्ट की होती है ना, उसका मतलब क्या होता है बता दूं, कि इंक्रीमेंटल सेल जो होती है प्रोडक्ट की, मींस कि सेल्स ऑफ that product in a year over and above the sales of that product in the financial year 2019-20। देखो बेस ईयर 2019-20 को माना है ना, तो जब यहाँ पे जो सेल मान लीजिए आगे के सालों में हो रही है और वो बढ़ के जो हो रही है, समझे, इंक्रीमेंटेड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट मीन सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट इन अ ईयर ओवर एंड अबव, मतलब ये जो 2019 और 20 में जो सेल हुई थी प्रोडक्ट की, उससे ज्यादा सेल होना आगे आने वाले सालों में, इसे इंक्रीमेंटल सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम रीस्ट्रक्चर्ड या मॉडिफाइड स्कीम्स को लेके थोड़ा समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल KSMS। KSMS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, की स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड ड्रग इंटरमीडिएटरीज एंड APIs, मतलब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें देखिए, जो हम इसके टॉपिक के अंदर बात करें ना, रीस्ट्रक्चर और मॉडिफाइड स्कीम के अंदर, तो जो भी स्कीम्स थी उनके अंदर जो भी चेंजेस लाए गए हैं उन स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने इस बारे में बात करी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो भाई इसमें देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट करा जाए। किनकी मैन्युफैक्चरिंग, किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल KSMs की। KSMs क्या होते हैं भाई, कि भाई की स्टार्टिंग मटेरियल्स, क्लियर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा प्रमोट करें, या ड्रग इंटरमीडिएटरीज की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, या APIs की मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करें, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करें। अब कैसे प्रमोट करेंगे, प्रमोट करेंगे अट्रैक्ट करके लार्ज इन्वेस्टमेंट को इन द सेक्टर टू इंश्योर देयर सस्टेनेबल डोमेस्टिक सप्लाई, कि भाई अच्छा खासा इस सेक्टर में खूब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जब आ जाएगा, तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़िया होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़िया होगा, प्रोडक्शन बढ़िया होगा तो इनकी सप्लाई बढ़िया होगी, और इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया जो इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करता है ना, इतना डिपेंड है दूसरी कंट्री पे इम्पोर्ट करने के लिए, ये डिपेंडेंस हमारी ख़त्म होने लगेगी धीमे धीमे। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले फीचर्स में स्कोप देखते हैं, स्कोप क्या है। तो स्कीम के अंदर जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं ये दिए जाएंगे जिस हिसाब से सेल्स करेगा कोई मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जैसा कि सिलेक्टेड मैन्युफैक्चरर सेल करेगा उस हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा उसको। ठीक है, तो सेल किसको करेगा, कि सेल्स यहाँ पे होंगी करीब 47 प्रोडक्ट्स में। ठीक है, 47 प्रोडक्ट्स की जो को रखा गया है इसके अंदर, और जैसा सेल करेगा मैन्युफैक्चरर, सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरर, उस हिसाब से यहाँ पे इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो ये जो 41 प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सारे के सारे जो आइडेंटिफाइड 53 APIs हैं वो भी कवर करने हैं। ये विच कवर ऑल द आइडेंटिफाइड 53 APIs। APIs क्या है फिर समझो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे बात आई कि जो 53 APIs हैं इसमें क्या है, देखो 53 आइडेंटिफाइड बल्क ड्रग्स में से जो 26 हैं वो तो फर्मेंटेशन बेस्ड बल्क ड्रग्स हैं, और बाकी जो 27 बचे ये केमिकल सिंथेसिस बेस्ड बल्क ड्रग्स हैं। और जो इंसेंटिव का रेट होगा वो मालूम है कितना होगा, इंसेंटिव कह रही हूँ ना मैं मिलेगा, तो इंसेंटिव का रेट होगा 20%। किसका,
इंक्रीमेंटल सेल की वैल्यू का, इंक्रीमेंटल सेल मैंने आपको बता दिया क्या, तो उसका 20% मिलेगा फॉर फर्मेंटेशन बेस्ड बल्क ड्रग्स। मतलब जो पहला वाला मैंने बताया कि 53 में से जो पहला वाला था 26 वो थे फर्मेंटेशन बेस्ड बल्क ड्रग्स, और बाकी के 27 कौन थे, ये थे आपके दूसरे वाले। कौन से दूसरे वाले, केमिकल सिंथेसिस बेस्ड बल्क ड्रग्स। तो जो ये पहला वाला मैं आपको बता रही हूँ कि फर्मेंटेशन बेस्ड बल्क ड्रग्स, इनका इंसेंटिव 20% बन रहा है, और जो दूसरे वाले हैं ये आपकी केमिकल सिंथेसिस बेस्ड बल्क ड्रग्स, इनका इंसेंटिव 10% बनेगा इंक्रीमेंटल सेल्स का। क्लियर। स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होगी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। और फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे सिर्फ एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स को उनकी इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर ओवर द बेस ईयर। मैंने आपको बताया 2019-20 बेस ईयर रखा गया है इसके लिए। तो अगले 6 सालों तक के लिए जितना भी इंक्रीमेंट सेल होगा 19-20 के बाद कंपैरेटिव टू 19-20, उस हिसाब से इंसेंटिव दिए जाएंगे जो भी एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको। अब स्कीम देखिए, इनको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाएगा थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा, और जो कि नॉमिनेट करी जाएगी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। कितने वक्त तक के लिए स्कीम चलेगी, ये स्कीम जो है वो चलेगी 2020-21 से लेके 2029-30, मतलब 2029-30 तक के लिए। ठीक है, 29-30 तक। अब देखिए रिसेंट चेंजेस क्या हुए इसके अंदर, भैया हम ये पढ़ रहे हैं ना कि ये सब तो वो है मॉडिफाइड स्कीम्स हैं, तो क्या रिसेंटली चेंज किया गया है। देखो भाई, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड का क्राइटेरिया था ना इन्वेस्टमेंट में, कि मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट इतना ही होगा तब शुरुआत होगी, तो ये यहाँ पे रिप्लेस करा गया है क्राइटेरिया विद कमिटेड इन्वेस्टमेंट। पहले मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट था, अब कमिटेड इन्वेस्टमेंट है बाय अ सेलेक्टेड एप्लीकेंट। ठीक है, इससे रिप्लेस करा गया है। दूसरी चीज चेंज ये करा गया है कि जो प्रोविजन थी ना, एक ऐसी प्रोविजन थी पहले जो रिस्ट्रिक्ट करती थी सेल्स कुछ एलिजिबल प्रोडक्ट्स का टू डोमेस्टिक सेल्स ओनली। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, कुछ एलिजिबल प्रोडक्ट ऐसे थे जिनकी सेल सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिकली करी जा सकती थी। ठीक है, तो अभी ये प्रोविजन को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे समझो पहले था क्या एग्जैक्टली, डिलीशन ऑफ द प्रोविजन विच रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट्स टू डोमेस्टिक सेल्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी of receiving incentives, bringing the scheme in line with the other PLI's scheme and encouraging market diversification। सिंपल सी बात यही है कि पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे, एलिजिबल प्रोडक्ट्स ऐसे थे कि सिर्फ उनको ये था कि डोमेस्टिक में ही आप डोमेस्टिकली बेचोगे, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि आप आराम से जो है बेच सकते हो। एलिजिबिलिटी इनके ऊपर ये प्रोविजन हटा दी गई है ताकि और ज़्यादा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो सके। और तीसरा चेंज ये किया गया है कि मिनिमम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसमें चेंज करा गया है 10 प्रोडक्ट्स की, जो आपके 10 प्रोडक्ट्स के अंदर जो मिनिमम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें चेंज करा गया है। वो 10 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, पहला टेट्रासाइक्लिन, दूसरा नियोमाइसिन, तीसरा पैरा एमिनोफिनाइल, चौथा जो है मेरोपीनम है, पांचवा जो है वो है आर्टिसुनेट, छठा जो है वो है लोसार्टन, सातवां है टेल्मीसार्टन, आठवां है असाइक्लोविर, नवा है सिप्रोफ्लोजैक्सिन, और 10वां है लास्ट वाला एस्प्रिन। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स के लिए जो है मिनिमम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसे उसमें कुछ बदलाव लाया गया है। अब देखिए मिनिमम जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये पार्ट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का स्कीम के अंदर। तो ये हमने कुछ कहानी इसके बारे में देखी। अब दूसरी स्कीम जिसके अंदर जो थोड़े बहुत बदलाव लाए गए हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दूसरी स्कीम है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए आई होप आपको समझ में आता जा रहा होगा। बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर पीपीटीज एंड ऑल का यूज़ नहीं करा है क्योंकि फिर बाद में इशू हो, ये हो वो हो, और वो मैं जो है चाहती नहीं हूँ। तो मैंने बहुत सिंपल रखा, कोशिश करी कि बहुत अच्छे से आपको बता सकूँ। चलिए फिर से एक बार स्कीम का नाम चेंज मतलब नाम फिर से रिपीट कर ले ताकि प्रॉब्लम ना हो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PL स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले स्कीम का ये समझिए। स्कीम का मेन उद्देश्य ये है कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ा दें। कैसे? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके मेडिकल डिवाइस सेक्टर में। ठीक है, मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो है उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट करें, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि खूब तेज़ी में हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। तो ये उद्देश्य है। अब बात आती है कुछ फीचर्स की। तो फीचर्स में पहला एप्लीकेंट की अगर बात करें
तो कौन एप्लीकेंट हो सकता है? कोई भी कंपनी जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो, जो प्रपोज करती हो टू मैन्युफैक्चर गुड्स अंडर द टारगेट सेगमेंट, उस पर्टिकुलर मतलब जैसे फार्मास्यूटिकल की बात हो, कुछ भी है जिसकी भी बात हो रही, जो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसके अंदर जो भी जो आपकी कंपनी हो जो मैन्युफैक्चर कर रही हो गुड्स, तो वो कंपनी इसके लिए एप्लीकेंट मतलब अप्लाई कर सकती है। दूसरा, स्कीम एप्लीकेबल है सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, ये बात याद रखिएगा। तीसरी बात, स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाता है किसके द्वारा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हमने ऊपर भी 2 बार पढ़ा है। और इस स्कीम के अंदर जो इंसेंटिव रहेगा वो 5% का रहेगा इंक्रीमेंटल सेल का ओवर द बेस ईयर। अब आप समझ गए होंगे कि इंक्रीमेंटल सेल क्या है और बेस ईयर क्या है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करा जाएगा 5% का इंसेंटिव ऑन दिस सेगमेंट्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो मेडिकल डिवाइसेस वाले हैं वो जो पता लगेंगे उसमें यहाँ पे दिया जाएगा इंसेंटिव। उसके बाद ये असिस्टेंस भी देगा, करीब यहाँ पे 25 से 30 मैन्युफैक्चरर्स को कुछ कैटेगरीज के अंदर मेडिकल डिवाइसेस की, जैसे कि पहला कैंसर केयर या रेडियोथेरेपी मेडिकल डिवाइसेस हो गए। दूसरे की बात करें तो रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेस हो गए। और तीसरे की बात करें तो वो न्यूक्लियर इमेजिंग डिवाइसेस वगैरह हो गए। तो ये कुछ यहाँ पे कैटेगरीज हैं। अब बात आती है, हम तो यहाँ मॉडिफिकेशन की बात कर रहे थे ना, तो रिसेंट क्या चेंजेस करे गए? हमने बैकग्राउंड समझ लिया स्कीम क्या है, रिसेंट क्या चेंजेस करे गए हैं। देखिए यहाँ पे भी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था उसमें उसे रिप्लेस करा गया है कमिटेड इन्वेस्टमेंट से बाय द सिलेक्टेड एप्लीकेंट। और दूसरा चेंज ये करा गया है कि जो टेन्योर है स्कीम का, इसे 1 साल से और बढ़ा दिया गया है। इस बात को ध्यान में रख के कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ये कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स करेंगे 2021-22 में, इसलिए 1 साल का और बढ़ा दिया इसको। तो इसके हिसाब से जो सेल होगी, अगर इंसेंटिव आपको पाने हैं तो ये अकाउंट करनी चाहिए फॉर 5 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 टू 23। मतलब पहले स्टार्ट हो रही थी ये आपकी 2021-22 से, अगले 5 साल का हम देख रहे थे, लेकिन अब 1 साल चूंकि बढ़ाया है तो 2022-23 से हम देखेंगे। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे अब हम आगे। नेक्स्ट देखेंगे कुछ दूसरी स्कीम जो कि न्यूज़ में रही, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की देखते हैं थोड़ी। तो पहला यूरिया सब्सिडी की चलिए बात करें। खबरों में यूं रही है क्योंकि रिसेंटली सरकार ने एक सब्सिडी पॉलिसी को अप्रूव करा है। यूरिया प्रोड्यूस्ड जो होता है ना, थ्रू जो यूरिया बनाया जाता है कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से बाय टैल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड। फिर समझिए, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड सब्सिडी पॉलिसी फॉर यूरिया प्रोड्यूस्ड थ्रू कोल गैसिफिकेशन बाय टैल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो यहाँ पे देखें क्या मामला है, क्या माजरा है, उद्देश्य क्या है इसको करने का। उद्देश्य ये है कि भाई सही से टाइम बाउंड मैनर में, मतलब टाइमली आसानी से अवेलेबिलिटी हो सके यूरिया फर्टिलाइजर की और सस्ते दामों पे हो सके, इसलिए ये सब्सिडी पॉलिसी को अप्रूव करा है सरकार ने। फिर आई बात फीचर्स क्या है। फीचर ये है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हम बता चुके हैं सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस। दूसरा, यूरिया को जो है फार्मर्स को दिया जाएगा जो है एट अ स्टैट्यूटरी नोटिफाइड जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है एमआरपी पे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है जो भी स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज करेगी उस एमआरपी पे दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे जो डिफरेंस रहेगा डिलीवर्ड कॉस्ट का फर्टिलाइजर की, है ना, फार्म गेट पे और नेट मार्केट रियलाइजेशन का बाय द यूरिया यूनिट्स, ये जो है यहाँ पे इज गिवन एज सब्सिडी, और ये जो डिफरेंस है यही सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा टू द यूरिया मैन्युफैक्चरर या फिर इंपोर्टर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट ऑल्सो इंक्लूड फ्रेट सब्सिडी फॉर मूवमेंट ऑफ यूरिया अक्रॉस द कंट्री। मैं इसको थोड़ा सा सही से आपको समझाती हूँ क्या चीज़ है। देखो, जो डिलीवर कॉस्ट आती है ना फर्टिलाइजर की, है ना, फार्म तक पहुंचाने में जो भी डिलीवरी की कॉस्ट आ रही है वो, और दूसरी जो नेट मार्केट रियलाइजेशन है, नेट मार्केट रियलाइजेशन है जो यूरिया के द्वारा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस यहाँ पे सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। ये जो डिफरेंस पैसा आएगा ये सब्सिडी के तौर पे सरकार देगी। किसको सरकार देगी? ये यूरिया मैन्युफैक्चरर को या फिर इंपोर्टर को देगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट भी आ गई ना, इसलिए इसमें फ्रेट सब्सिडी भी है ताकि यूरिया को पूरे देश के अंदर मूवमेंट जो करा जा रहा है उसके लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। और फार्मर्स यहाँ पे सस्ते दामों में, मतलब एक अफोर्डेबल एमआरपी पे पा जाएंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे यूरिया को पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्सिडी जो है वो सरकार दे रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को ही दे रही है तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सिस्टम रहेगा। मतलब देखिए, ये मार्च 2018 में इंट्रोड्यूस करा गया था। सब्सिडी का जो पेमेंट होगा ना कंपनीज को, वो सिर्फ और सिर्फ
एक्चुअल सेल्स के बाद होगा टू फार्मर्स बाय रिटेलर्स। फिर समझो यहाँ पे, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन मार्च 2018, सब्सिडी पेमेंट टू द कंपनीज वुड हैपन ओनली आफ्टर एक्चुअल सेल्स टू फार्मर्स बाय रिटेलर। जब रिटेलर एक्चुअली फार्मर्स को बेच देंगे उसके बाद ही सरकार सब्सिडी देगी। समझिए, तो कोई घपले होने की वजह ही नहीं बनती है। अब यहाँ एक बहुत काम की बात है, अब कैसे पता चलेगा कि रिटेलर ने फार्मर को बेचा कि नहीं बेचा? तो भैया हर एक रिटेलर के लिए बात ज़रूरी है कि जो उसकी पीओएस मशीन है ना, पीओएस मशीन जानते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है, इसको उसे लिंक करना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र की जो ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल है, इसके साथ में। तब पता चलेगा कि आखिरकार मामला क्या है, कितनी सेल हुई कितनी नहीं हुई। और कोई भी इंसान जो जो है लेगा सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को, तो ये फर्टिलाइजर है, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है ना, तो जो भी इंसान इस फर्टिलाइजर को लेगा इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना आधार या फिर किसान क्रेडिट कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। पता तो चले ऑथेंटिसिटी कितनी है। और समझिए, जितना भी एक इंडिविजुअल ने फर्टिलाइज़र खरीदा है उसमें भाई उस बायर ने, मतलब जिसने खरीदा, उसका नाम, उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये सारा कुछ, ये जो पीओएस डिवाइस है ना, इसमें कैप्चर हो जाएगा, इसमें जो है लिया जाएगा। और ओनली अपॉन द सेल गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन द ई उर्वा रख प्लेटफॉर्म कैन अ कंपनी क्लेम सब्सिडी। और एक बार जब सेल रजिस्टर हो जाएगी, जो इनका जो ई उर्वरक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसके ऊपर, उसी के बाद ही जो कंपनी है वो अपनी सब्सिडी को क्लेम कर सकती है। और पेमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली उनके बैंक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। अब भाई यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। समझते हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पहले ये जानते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का बैलेंस यूज़ हो, एक अच्छा बैलेंस यूज़ हो, ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ग्रोथ बढ़े हमारे यहाँ की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की, और कंपटीशन भी फर्टिलाइज़र कंपनीज के बीच में बढ़े, ताकि जो सब्सिडी देती है ना बार बार सरकार, तो सब्सिडी का बर्डन सरकार के सर से थोड़ा कम हो जाए। क्लियर? अब फीचर्स के बारे में समझ लिया जाए। तो पहला फीचर तो यही है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा ये है कि स्कीम को 2010 में लॉन्च किया गया था, जब जो आपका फॉस्फेटिक और पोटैसिक जो पीएनके फर्टिलाइजर्स की जो प्राइजेस थे ना, वो इतने ज़्यादा हो गए थे, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था, है ना। देखिए, प्राइस जो यूरिया फर्टिलाइजर का था वो स्टिल कंट्रोल था, लेकिन पीएनके जो फर्टिलाइजर था आपका फॉस्फेटिक और पोटैसिक, ये फर्टिलाइजर के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो सब्सिडी की बात करें, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब एमआरपी, जो कि पीएनके से फर्टिलाइज़र का है, ये डी कंट्रोल्ड है, और फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर या मार्केटर्स को अलाउ होता है कि एमआरपी को फिक्स कर सकते हैं एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो सेंटर ने यहाँ पे एक फिक्स रेट दे दिया सब्सिडी का, मतलब हर एक किलो के हिसाब से ना, हर एक किलो पे कितना सब्सिडी देगा, तो हर एक यहाँ पर सेंटर ने एक फिक्स रेट सब्सिडी का दे दिया ऑन ईच न्यूट्रिएंट। अब देखो, पहली चीज़ क्या, कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसके अंदर क्या आ रहा है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, एक नाइट्रोजन होता है, एक होता है फॉस्फेट, और एक होता है पोटैश। ठीक है, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जो होता है वो होता है सल्फर। ठीक, दूसरी बात कि एडिशनल सब्सिडी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए है, उसका नाम भाई है बोरॉन, और है दूसरी भाई जिंक, ये भी दी जाती है। तीसरी बात कि 22 ग्रेड्स ऑफ पीएनके फर्टिलाइजर, जिनका नाम भाई डीएपी सुना होगा आपने, एमएपी, टीएसपी, एमओपी, अमोनियम सल्फेट, एसएसपी, या भाई 16 ग्रेड्स, कुछ 16 ग्रेड्स हो गए एनपीकेएस, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश एंड सल्फर के, अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर के, ये सारा कुछ कवर हुआ है स्कीम के अंदर। अब सब्सिडी देखिए दी जा रही है फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को, और जो सब्सिडी का रेट है ये एनुअल बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, मतलब हर सालाना बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है। अब नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सिटी कंपोस्ट स्कीम। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, समझिए। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन को सपोर्ट करने के लिए और सिटी कंपोस्ट को फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम का लाया गया है, उसका उद्देश्य यही है। और फीचर्स क्या है समझते हैं। पहली चीज़ तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम के अंदर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जा रही है 1500 रुपए की पर टन।
पर टन ऑफ सिटी कंपोस्ट, ताकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन प्रोडक्ट का बढ़ सके, है ना, तो ये दी जा रही है। तीसरी बात कि जो प्रमोशन है सिटी कंपोस्ट का, इसे फर्टिलाइजर कंपनीज करेंगी और मार्केटिंग एंटिटीज करेंगी, और कंपनीज यहाँ पे जो है यहाँ पे विलेजेस वगैरह को, मतलब गांव वगैरह को भी अडॉप्ट करेंगी, जहाँ पे कंपोस्ट का जो यूज़ है उसे प्रमोट करा जाएगा। और आखिरी में जो अप्रोप्रिएट जो BIS स्टैंडर्ड है या इको मार्क है, इसे भी डेवलप करा जाएगा, ताकि अच्छी क्वालिटी का, भाई बेटर मार्केट एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि अच्छी BIS मार्क होगा, उसके अंदर इको मार्क होगा, तो भाई सब लोग लेंगे। तो इसलिए ये सारी कुछ इसकी कहानी है। ठीक, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कुछ है, उनको भी समझ लेते हैं। पहली स्कीम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क। आइए समझते हैं कि पहली चीज न्यूज में क्यों रही। वजह ये कि रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करा प्रमोशन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस का, कि भाई मेडिकल डिवाइसेस को भाई यहाँ पे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करो। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, पहले समझते हैं। पहली चीज कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, ऐसी फैसिलिटीज बनानी है हमारे देश के अंदर कि भाई हमारी जो इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है वो पूरे विश्व में लीड करे, ग्लोबल लीडर बन जाए। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रॉपर एक्सेस उसका भी हो। कैसे कि कैसे हो पाएगा, जब हम वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई कॉस्ट जो प्रोडक्शन की आती है ना मेडिकल डिवाइसेस की, वो यहाँ पे कम हो जाए, ताकि बेटर, मतलब अच्छे से अवेलेबिलिटी उसकी हो सके, सस्ते दामों मेडिकल डिवाइसेस मिल सके हमारी डोमेस्टिक मार्केट में। और आखिरी में चौथा उसका उद्देश्य ये है कि जो भी बेनिफिट्स होते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से, हमें वो बेनिफिट्स पाने हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो हमें एक्सप्लॉइट करने लेने हैं। अब बात आती है कि फीचर्स क्या है स्कीम के। तो देखिए, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पहला फीचर। दूसरा ये कि मेडिकल डिवाइस पार्क्स का मतलब होता है, ये जो हमने यहाँ पढ़ा ना मेडिकल डिवाइसेस पार्क, इसका मतलब होता है कि एक डेजिग्नेटेड कॉन्टिजियस एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, ज़मीन का, लैंड का एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, और वो पूरी तरीके से वहाँ क्या होता है कि मेडिकल डिवाइसेस ही बनते हैं। समझे, ये होता है मेडिकल डिवाइसेस पार्क। तो 4 मतलब 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क को जो है सपोर्ट करा जाएगा स्कीम के अंदर, और मैक्सिमम जो ग्रांट इन एड दी जाएगी हर एक मेडिकल डिवाइस पार्क को, वो 100 करोड़ की कैपिंग है, लिमिटेड है ये 100 करोड़ तक। ठीक है, तो टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना हो गया, 400 करोड़। तो मैक्सिमम 4 है पार्क, तो हर एक पार्क को 100 करोड़ तक मिल जाएगा पैसा। स्कीम का ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2020-21 से 2024-25 मतलब 2024-25 तक चलेगा। और उसके बाद वन टाइम ग्रांट इन एड दी जाएगी, ताकि यहाँ पे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बनाया जा सके कुछ सेलेक्टेड मेडिकल डिवाइस पार्क में, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रपोज करा है। आखिरी में एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इम्पोर्ट करती है। करीब आप मान लो जो हमारा टोटल डोमेस्टिक डिमांड है ना हमारे देश के अंदर, उसमें से 85% तो हम मेडिकल डिवाइसेस को इम्पोर्ट करते हैं अपनी डिमांड का। तो इसलिए हमारे यहाँ होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आखिरी में आपको बताना चाहूँगी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल का स्कीम जो है प्लास्टिक पार्क स्कीम। आइए समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों रही। तो वजह ये कि डिपार्टमेंट ने अप्रूव करा कि हम 10 मतलब 10 प्लास्टिक पार्क्स को अपने देश के अंदर सेटअप करेंगे। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, कंपटीशन हमारे यहाँ बढ़े, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़े, और हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ पा सकें। भाई इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट ना हो और ग्रोथ भी होती रहे, समझ रहे हो। तो भाई हमें यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट अप्रोच लेके चलनी है, ताकि यहाँ पे जो प्लास्टिक सेक्टर है इसकी जो कैपेसिटीज़ हैं हम उसे भी ध्यान में रखें, और भाई प्लास्टिक का इम्पोर्ट जो है हम कम कर सकें। ठीक है, अब फीचर्स क्या है यहाँ थोड़ा ये समझते हैं। देखिए इसमें ये है कि जो इट वाज इन्विसाज्ड इन द नेशनल प्लास्टिक पार्क पॉलिसी इन 2010, इसको जो है यहाँ पे नेशनल प्लास्टिक पार्क पॉलिसी आई थी ना 2010 में, उसमें जो है इन्विसाज किया गया था, उसमें थी, और इसको मॉडिफाई किया गया था इसी पॉलिसी को 2013 में भी। स्कीम को जो है वो स्कीम जो है वो सपोर्ट करती है कि आप यहाँ पे जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से प्लास्टिक पार्क को बनाओ, प्लास्टिक पार्क को सेटअप करो, एक ऐसा इकोसिस्टम
प्लास्टिक पार्क क्या होता है? एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे ये इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो प्रॉपर। इसमें क्या हो कि कॉमन फैसिलिटीज़ हों कि भाई सेक्टर कैसे और अच्छे से चल सकता है, कैसे वैल्यू चेन प्रॉपर चल रही है, मूव अप करेगा वैल्यू चेन में और हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करे, हमारी इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करे। समझे? अब बात आती है कि पैसा कैसे रहेगा, फंडिंग क्या है, फंडिंग पैटर्न क्या है? तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 50% देगी प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, ठीक है? सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 40 करोड़ पर प्रोजेक्ट। मतलब समझो यहाँ पे पर प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट में 40 करोड़ तक की कैपिंग है, 40 करोड़ तक और 50%। अब मान लो कि 100 करोड़ अगर कॉस्ट आ रही है तो वो 40 करोड़ तक तो पैसा देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अगर 80 करोड़ आ रही है तो उसका 50%। वही जोमेटो वाला डिस्काउंट समझ लो कि कैपिंग होती है ना कि भाई 50% अप टू 100, तो ऐसी वाला सीन है कि 50% सेंट्रल कॉस्ट देगी, लेकिन यहाँ पे कैपिंग कितनी है, 40 करोड़ पर प्रोजेक्ट की, और बाकी सारा कुछ जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो ये बाकी पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इतनी सारी कहानी आपने सुनने के बाद पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch this video there. Also, if you want to follow me on Instagram, amazing page, just follow me. All the link are in description box, whether it is Twitter, Instagram, Telegram or Facebook. Just join my membership and enjoy the various perks. Thank you so much. Have a nice day.